दोस्तों ये है डार्क सीरीज की तीसरी वीडियो। डार्क सीरीज की दूसरी वीडियो में हमें पता चलता है कि मिकेल ही माइकल है और जो डेड बॉडी 2019 में मिली थी वो अल्रिक के भाई मैड्स की थी और मैड्स 1986 में गायब हुआ था। हमने नोआ के बारे में भी कुछ जाना जो कि 1986 और 2019 में बिल्कुल सेम दिख रहा था। इन सब के अलावा जॉनस विंडन केव्स के अंदर से टाइम ट्रैवल करने में सक्सेसफुल हो गया था जिससे वो 1986 में पहुंच गया। तो एपिसोड 7 की शुरुआत 1986 में होती है जहां जॉनस विंडन शहर के स्कूल की तरफ बढ़ता है। स्कूल में जॉनस को टीनेज रजीना मिलती है और जॉनस उससे अपनी दादी आइनेस कैनवर्ल्ड के बारे में पूछता है। रजीना बताती है कि आइनेस हॉस्पिटल में काम करती है और जॉनस विंडन शहर के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में जॉनस को ईगॉन टाइडमैन मिलते हैं जो कि उसे लिफ्ट देकर हॉस्पिटल तक ड्रॉप करते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल में हम व्यूअर्स मिकेल को देख पाते हैं जो कि दीवार पे टंगे किसी पोस्टर को देख रहा था और ये पोस्टर एमरल्ड टैबलेट की थी। मीनवाइल जॉनस भी हॉस्पिटल पहुंचता है और वो अपनी दादी आइनेस कैनवर्ल्ड को मिकेल के साथ बैठा देख पाता है। अब इससे पहले जॉनस मिकेल के सामने आता, स्ट्रेंजर एकदम से वहां आकर जॉनस को रोकता है। जॉनस एकदम कंफ्यूज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब सच है या फिर वो भी अपने पिता की तरह पागल हो चुका है, क्योंकि अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मिकेल जॉनस के पिता है लेकिन मिकेल के पिता अल्रिक है। इट मीन्स अल्रिक जॉनस के ग्रैंडफादर हुए और इस रिलेशन से अल्रिक की बेटी मार्था जॉनस की आंटी हुई। नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू, जॉनस ने 2019 में मार्था को किस किया था एंड दैट मेक्स मी वंडर कि हु एल्स किस्ड देयर आंट। कमिंग बैक टू स्टोरी, जॉनस चाहता था कि वो मिकेल को अपने साथ 2019 में वापस ले जाए, लेकिन स्ट्रेंजर जॉनस को समझाता है कि अगर जॉनस ऐसा किया तो शायद वो खुद के ही एग्जिस्टेंस को मिटा देगा, क्योंकि अगर मिकेल वापस गया तो जॉनस कभी पैदा ही नहीं होगा। यहाँ सीन चेंज होकर यंग अल्रिक पे फोकस करती है जो कि अब तक जेल में ही था और उसे जेल से छुड़वाने के लिए कैथरीन स्टेटमेंट देती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो कॉन्सेंशुअल था। अब ऑब्वियसली स्टेटमेंट के बाद ईगॉन अल्रिक को जेल से रिहा कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर अल्रिक को लेकर काफी हेटरेट थी। ईगॉन के सीनियर उसे हेल्गे डॉपलर को इन्वेस्टिगेट करने को बोलते हैं क्योंकि मैड्स के गायब होने के वक्त हेल्गे पावर प्लांट पे काम कर रहा था। ईगॉन 1986 वाले हेल्गे से मिलते हैं जो कि इस वक्त यंग था और ईगॉन उससे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। हेल्गे बोलता है कि वो ट्यूसडे को पुलिस स्टेशन आएगा और ऐसा बोलने के बाद हेल्गे वहां से चला जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर वापस जॉनस पे फोकस करती है जहां जॉनस कन्विंस हो गया था कि वो मिकेल को 2019 में वापस नहीं ले जाएगा। जॉनस खुद 1986 से 2019 में वापस आ जाता है और वो अपने डैड वाली लेटर को जला देता है। 2019 में अल्रिक अब तक मैड्स की डेड बॉडी पे रिसर्च कर रहे थे और उन्हें पता लगता है कि ये डेड बॉडी सिर्फ 16 घंटे ही पुरानी है, जबकि मैड्स तो 33 साल पहले गायब हुआ था। अल्रिक मैड्स की केस फाइल को ओपन करते हैं जिसपे 1986 में ईगॉन ने काम किया था और उन्हें वहां दिखता है कि हेल्गे डॉपलर 1986 में ट्यूसडे को इस केस से संबोधित बात करने के लिए पुलिस स्टेशन आने वाले थे, लेकिन वो कभी भी पुलिस स्टेशन आए ही नहीं। अल्रिक फौरन ये बात शॉर्ले को बताते हैं और शॉर्ले का कहना था कि हेल्गे तो अभी काफी बूढ़े हैं और उन्हें डिमेंशिया है, तो उन्हें किसी भी तरह इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अल्रिक को तो हेल्गे पे शक हो गया था और इसीलिए अल्रिक हेल्गे के हॉस्पिटल जाकर उनसे फोर्सफुली क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। हेल्गे बार बार यही बोल रहे थे कि वो पास्ट और फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं और तभी वहां कमरे में डॉक्टर आते हैं जो कि अल्रिक को इस कमरे से बाहर निकाल देते हैं। अल्रिक के इस हरकत से शॉर्ले उन्हें सस्पेंड कर देती है क्योंकि इस इंटेंस पूछताछ से बूढ़े हेल्गे की जान भी जा सकती थी। फ्रस्ट्रेट होकर अल्रिक अपने घर जाते हैं जहां उनकी बीवी कैथरीन उनके साथ अजीब बिहेव कर रही थी फॉर ऑब्वियस अफेयर रीजंस। अल्रिक यहां से अपने पेरेंट्स के घर जाते हैं जहां उनकी मां जेन बताती है कि 1986 में मैड्स के गायब होने के एक हफ्ते पहले उन्होंने एक इंसान को प्रीस्ट के साथ बातें करते देखा था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने सेम इंसान को आज 2019 में फिर से देखा है और वो भी बूढ़ा नहीं हुआ था। वो इस इंसान को इतनी आसानी से इसीलिए पहचान पाई क्योंकि इस इंसान की एक कान काइंड ऑफ डिसफिगर्ड थी। अब दोस्तों यहाँ जेन ने इस डिसफिगर्ड ईयर वाले इंसान को नोआ के साथ बात करते देखा था और वो शायद वही इंसान है जो बच्चों को विंडन शहर से किडनैप कर रहा होगा। ये सब जानकर अल्रिक एक बार फिर से हेल्गे के हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हेल्गे वहां से गायब थे। हेल्गे के हॉस्पिटल रूम में एक बुक रखी थी जिसका नाम था अ जर्नी थ्रू टाइम और इस बुक के अंदर एक रेड स्ट्रिंग के साथ साथ वही कॉइन थी जैसे कि हमने डेड बॉडीज पे देख रखी थी। अल्रिक अब समझ पा रहे थे कि बच्चों को किडनैप करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि हेल्गे ही था और 1986 में अल्रिक की मां जेन ने हेल्गे को ही नोआ के साथ बातें करते देखा था। इस बात का पता लगते ही अल्रिक शॉर्ले को वॉइसमेल भेज के बताते हैं कि हेल्गे इज द किडनैपर और वो फौरन ही 2019 वाले बूढ़े हेल्गे को खोजकर फॉलो करने लगते हैं। बूढ़ा हेल्गे हॉस्पिटल से भागकर विंडन केव्स के अंदर जा रहा था। हेल्गे वहां एक हिडन लालटेन निकालकर केव्स के अंदर जाता है और जल्दी हमें केव्स के अंदर से रोरिंग साउंड सुनाई देती है, विच मींस कि हेल्गे ने टाइम ट्रैवल वाला दरवाजा खोला होगा। दूसरी तरफ हम व्यूअर शॉर्ले को देखते हैं जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की सर्च वारंट मिल गई थी और वो उस जगह को सर्च करती है जहां हमने 1986 में न्यूक्लियर वेस्ट के बैरल्स देखे थे। सरप्राइजिंगली फिलहाल यहाँ कोई बैरल्स नहीं थी और शॉर्ले को यहाँ बस येलो पेंट दिखता है। शॉर्ले को यह भी पता चलता है कि फॉरेस्ट रोड और केव के बीच में डॉपलर फैमिली की एक केबिन भी थी जिसे हेल्गे डॉपलर ने आज तक नहीं बेचा है।
शॉर्टले इस बारे में अपने पति पीटर डॉपलर से पूछती है और पीटर का कहना था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। इन सीन्स के दौरान हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि 12 नवंबर 1986 को हेल्गे का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन्हें डिमेंशिया हुआ था। सरप्राइजिंगली ये सेम डे थी जिस दिन हेल्गे को पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देना था। ये सब जानकर शॉर्टले केबिन को इन्वेस्टिगेट करती है जहाँ उन्हें एक अंडरग्राउंड रूम मिलता है और इस रूम के अंदर उन्हें एक ब्लू वॉलपेपर का टुकड़ा मिलता है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक ब्लू रूम दिखाया था जहाँ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। एपिसोड 7 की लास्ट सीन में हम व्यूअर्स 1986 वाले हेल्गे को देखते हैं जो कि यासीन की डेड बॉडी को कैरी कर रहा था और इस डेड बॉडी की आंख और कान भी जली हुई थी। ये सीन कंफर्म करती है कि हेल्गे ही बच्चों को किडनैप कर रहा था, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर हेल्गे किसके लिए काम कर रहा था। द गाय वॉज नन अदर देन नोआ और हम भी यहाँ नोआ को देख पाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए केबिन वाले अंडरग्राउंड रूम को ही यूज कर रहा था। नोआ के पीठ पे एमरल्ड टैबलेट की टैटू थी और वो केबिन के दीवार पे डेट्स लिखता है विच पे 5 नवंबर 1953 और 9 नवंबर 1953। एपिसोड 7 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों 8th एपिसोड की स्टार्टिंग 2019 में होती है जहां हम व्यूअर्स अल्रिक को विंडन केव्स के अंदर जाते देखते हैं। अल्रिक को भी यहां एक दरवाजा मिलता है जिसे खोलने पे अल्रिक को 2 रास्ते मिलते हैं। अल्रिक दूसरे रास्ते को चूज करते हैं और उस रास्ते से होकर अल्रिक विंडन केव से बाहर आ पाते हैं। दोस्तों यहाँ अल्रिक को रोड्स पे कुछ बहुत ही पुरानी कार दिखती है जो कि 1986 से भी पुरानी थी, विच मीन्स कि अल्रिक 1953 में पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, केव के दूसरे रास्ते से अल्रिक 1986 के बजाय 1953 में पहुंच गए थे और यहाँ के कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं जिन्हें मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ टीडमैन फैमिली को देख पाते हैं जहाँ ईगॉन टीडमैन एकदम यंग पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी पत्नी का नाम डॉरिस टीडमैन है। इनके बच्चे का नाम क्लॉडिया टीडमैन है। इसके बाद हम डॉपलर फैमिली को देख पाते हैं जिसके मेन मेंबर बर्न डॉपलर है और बर्न की पत्नी का नाम ग्रेटा डॉपलर है। इनके बच्चे का नाम हेल्गे डॉपलर है। इसके बाद आती है नील्सन फैमिली जिसमें हम एग्नेस नील्सन को देख पाते हैं और उनके बेटे का नाम ट्रॉन्टे नील्सन है। अगली फैमिली है कैनवर्ल्ड फैमिली और इस एपिसोड में हम सिर्फ छोटे आइनेस कैनवर्ल्ड को ही देख पाते हैं। अब दोस्तों इन फैमिलीज के अलावा हम 1953 में कुछ और कैरेक्टर्स को देख पाएंगे जिनमें H.G. टैनहॉर्स नामक एक साइंटिस्ट है और जेन नाम की एक बच्ची है जो कि फ्यूचर में ट्रॉन्टे नील्सन की पत्नी होती है। नाउ कमिंग बैक टू स्टोरी, अल्रिक 1953 में पहुंच चुके थे और वो एकदम शॉक में विंडन शहर के रोड पे चल रहे थे। तभी वहाँ एक कार रुकती है और इस कार के अंदर से एग्नेस नील्सन अपने बेटे ट्रॉन्टे के साथ बाहर आती है। एग्नेस अल्रिक से डायरेक्शंस पूछती है और जवाब में अल्रिक उनसे ईयर पूछते हैं। एग्नेस बताती है कि ये 1953 है एंड दिस वाज फनी क्योंकि छोटा ट्रॉन्टे अल्रिक के डैड हैं और एग्नेस अल्रिक की ग्रैनी, जबकि इस सीन में अल्रिक इन दोनों से ज्यादा बड़े हैं। दूसरी तरफ हम इस छोटे हेल्गे को देख पाते हैं जो कि किसी क्राइम सीन के पास जा रहा था। इस क्राइम सीन पे ईगॉन एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तैनात थे और पुलिस को न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 बच्चों की लाशें मिली थी। कोई भी पुलिस ये समझ नहीं पा रहा था कि ये 2 बच्चे आखिर है कौन, लेकिन हम भी तुरंत ही समझ पाते हैं कि ये लाश एरिक और यासीन की थी। जी हाँ दोस्तों, एरिक और यासीन 2019 में गायब हुए थे और इनके लाश को 1986 वाले हेल्गे ने 1953 में डंप कर दिया था। यहाँ फनी बात तो ये है कि इस क्राइम सीन पे 1953 वाला छोटा हेल्गे भी मौजूद था और वो भाग कर अपने घर जाता है। घर पे हेल्गे को अपनी माँ ग्रेटा मिलती है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और हेल्गे ये 2 लाशों वाली बात अपने पिता बर्न को बताता है। दोस्तों उन दिनों विंडन शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बिठाने के प्रोजेक्ट की बात चल रही थी और बर्न इस प्रोजेक्ट के इनिशिएटर थे। पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन साइट पे लाश मिलने की वजह से बर्न वाज टेंस्ड और वो फॉरेन साइट पे चले जाते हैं। पुलिस इन डेड बॉडीज को इन्वेस्टिगेट करती है एंड एज ऑलवेज इन डेड बॉडीज की ईयर ड्रम्स फट चुके थे। इन बच्चों के कपड़ों पे मेड इन चाइना का टैग था जो कि 2019 के लिए तो बहुत कॉमन है, लेकिन 1953 के लिए ये चीज़ बहुत ही अजीब थी क्योंकि उस वक्त ग्लोबलाइजेशन नहीं था और जर्मनी में चाइना से इस तरह का ट्रेड नहीं होता था। यहाँ सीन चेंज होकर वापस छोटे हेल्गे पे फोकस करती है जो कि अपने केबिन में खेल रहा था और इस सीन में हम वही अंडरग्राउंड रूम देख पाते हैं जिसे हमने लास्ट एपिसोड में नोआ को देखा था। बचपन में हेल्गे थोड़ा वियर्ड और डरपोक था और दूसरे बच्चे अक्सर उसे बुली करते थे। आज भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था जब हम व्यूअर्स अल्रिक को वहां से गुजरते देखते हैं जो कि हेल्गे को फाइट बैक करने को बोलते हैं। यहाँ से अल्रिक एक वॉच स्टोर जाते हैं जहाँ हम यंग साइंटिस्ट को देख पाते हैं। अल्रिक इस साइंटिस्ट से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अ जर्नी थ्रू टाइम किताब लिखी है, लेकिन इस साइंटिस्ट का कहना था कि उसने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है। दरअसल इस किताब का राइटर वही साइंटिस्ट है, लेकिन उसने ये किताब बूढ़ा होने के बाद लिखा था। इस सीन के दौरान स्टोर के अंदर 2 बच्ची आती है और ये लोग थी जेन और आइनेस। ये 2 बच्चियां उन 2 लाशों के बारे में बातें कर रही थी जो कि पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन साइट पे मिली थी और इनकी बातों को सुनकर अल्रिक फौरन ही पावर प्लांट साइट की तरफ भागने लगते हैं। हड़बड़ी में अल्रिक अपनी जैकेट इसी स्टोर में भूल जाते हैं और उनके जैकेट के अंदर उनका मोबाइल फोन था। ये मोबाइल फोन साइंटिस्ट के हाथ लगती है एंड दिस वाज क्वाइट वियर्ड क्योंकि साइंटिस्ट ने आज तक इससे पहले कभी एक मोबाइल फोन देखा ही नहीं था। अब दोस्तों अगर हम हेल्गे की बातें करते हैं तो वो
एक स्मार्ट बच्चा नहीं था। बचपन से क्लॉडिया टीडमैन हेल्गे को पढ़ाया करती थी और हेल्गे थोड़ा डरपोक टाइप था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स एग्नेस और ट्रॉन्टे को देख पाते हैं, जो कि विंडन शहर में क्लॉडिया के घर में रेंट पे रहने आते हैं। क्लॉडिया की माँ डोरिस और एग्नेस के बीच हम एक अजीब सी केमिस्ट्री डेवलप होते देख पाते हैं। डोरिस क्लॉडिया से ट्रॉन्टे को विंडन शहर दिखाने बोलती है और इनके साथ हेल्गे भी आता है। ये तीनों बच्चे विंडन केव्स के पास जाते हैं और हेल्गे को यहाँ ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि क्लॉडिया ट्रॉन्टे को ज्यादा भाव दे रही थी। इसीलिए वो क्लॉडिया के कुत्ते ग्रेचन को एक लकड़ी फेच करने का कमांड करता है, जिसे वो विंडन केव्स के अंदर फेंक दिया था। केव के अंदर जाने के बाद ये कुत्ता ग्रेचन कभी वापस ही नहीं आया और इगॉन इस कुत्ते को अपनी बेटी क्लॉडिया के लिए ढूंढने जाते हैं। अब दोस्तों बातों बातों में हमें पता चलता है कि ट्रॉन्टे के हाथ पे सिगार के बर्न मार्क्स थे एंड वी एज अ व्यूअर डू नॉट नो कि ये बर्न मार्क्स किसने दिए, एग्नेस ने या फिर एग्नेस के पति ने। एग्नेस बताती है कि उसके पति एक बुरे इंसान है जो कि इस दुनिया में नहीं है और बाय प्रोफेशन वो एक प्रीस्ट थे। अब इस प्रीस्ट वाली बात को सुनकर हमारे मन में ये बात आती है कि क्या नोआ 1953 में एग्नेस के पति थे, लेकिन इस बारे में सीरीज में कुछ नहीं बताया गया है, सो इट इज जस्ट ए गेस। अब दोस्तों यहाँ एक अजीब बात ये थी कि हम भी उस एग्नेस को सिगार स्मोक करते देख पाते हैं, विच मीन्स कि एग्नेस खुद ही शायद अपने बेटे ट्रॉन्टे को सिगार से जला देती होगी। दूसरी तरफ अल्रिक पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि लाशों को पावर प्लांट साइट से हटा दिया गया था और अल्रिक डिमांड्स कि उन्हें ये डेड बॉडीज चेक करनी है। अल्रिक ये देखना चाहते थे कि क्या इनमें से कोई बॉडी मिकेल की तो नहीं, एंड टू हिज रिलीफ ये बॉडीज मिकेल की नहीं थी। अल्रिक पुलिस स्टेशन से बाहर आकर हेल्गे डॉपलर को खोजना शुरू करते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि किडनैपर हेल्गे है और अगर हेल्गे को 1953 में ही मार दिया जाए तो शायद उनका बेटा 2019 में किडनैप ही नहीं होगा। बहुत जल्द उन्हें हेल्गे मिल जाता है जो कि मृत पंछियों को कलेक्ट कर रहा था और अल्रिक छोटे हेल्गे को मारने की कोशिश करते हैं। हेल्गे भागकर केबिन के पास जाता है जहां अल्रिक उसे पकड़ लेते हैं और वो हेल्गे के सर पे पत्थर से कई वार करते हैं जिससे हेल्गे बेहोश हो जाता है। अल्रिक हेल्गे को मृत समझकर उसी केबिन के अंडरग्राउंड रूम में बंद कर देते हैं। यहाँ सीन चेंज होकर 1986 में आती है जहाँ स्ट्रेंजर बूढ़े साइंटिस्ट को विजिट करता है और ये दोनों टाइम से रिलेटेड साइंटिफिक बातें करते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो मैं बातें बोलने वाला हूँ वो काफी नर्डी और साइंटिफिक है, तो हो सकता है आपको ये थोड़ी बोर करे, बट अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। एनीवेज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और स्किप करके आप स्क्रीन पे दी हुई टाइमलाइन पे चले जाइए अगर आप इस बात को नहीं सुनना चाहते हैं। तो यहाँ स्ट्रेंजर और साइंटिस्ट वार्म होल के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों अगर आप वार्म होल शब्द को गूगल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आइंस्टाइन और रोजन ने स्पेस टाइम के बीच में ब्रिज होने वाली बात को प्रपोज किया था। ये ब्रिज स्पेस टाइम में दो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं जो कि थ्योरेटिकली एक शॉर्टकट बनाता है जिससे टाइम ट्रैवल और डिस्टेंस कम हो जाती है। इस शॉर्टकट को हम आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या फिर वार्म होल्स के नाम से जानते हैं। वार्म होल्स के दो माउथ्स होते हैं जो कि पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस सीरीज में साइंटिस्ट का कहना है कि वार्म होल के 3 माउथ होते हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ साइंटिफिक थ्योरीज में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ ट्रिनिटी नॉट या फिर ट्रिक्वाटा जैसी चीजें आती हैं विच सिंबलाइजेस की 3 टाइम फ्रेम आपस में कैसे बुने होते हैं। एंड जिस वार्म होल को हम विंडन केव में देख पा रहे थे वो 1953, 1986 और 2019 को कनेक्ट करता है। स्ट्रेंजर और साइंटिस्ट नंबर 33 के सिग्निफिकेंस पे भी बातें करते हैं और स्ट्रेंजर बोलता है कि एंटी क्राइस्ट ने अपना शासन 33 साल की उम्र में ही शुरू किया था। इस डिस्कशन के दौरान स्ट्रेंजर पूछता है कि क्या इन इवेंट्स को चेंज किया जा सकता है। इस पे साइंटिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये सब ठीक उसी प्रकार की सिचुएशन है जब हम सोचते हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी। एक्चुअल में किसी को पता ही नहीं कि पहले क्या है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे में वोवन है और ये काइंड ऑफ सर्कुलर लूप है। इस डिस्कशन के एंड में स्ट्रेंजर बताता है कि वो खुद फ्यूचर से आया है और साइंटिस्ट ने इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो सच है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेंजर बताता है कि विंडन शहर की केव्स में एक वार्म होल है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के न्यूक्लियर ब्लास्ट से क्रिएट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेंजर साइंटिस्ट को एक टाइम मशीन दिखाता है जिसे इसी साइंटिस्ट ने बनाया था और स्ट्रेंजर इस टाइम मशीन की मदद से वार्म होल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि सब कुछ वापस से सही हो जाए। फिलहाल ये टाइम मशीन खराब थी और स्ट्रेंजर चाहता था कि साइंटिस्ट उसे ये मशीन फिक्स करके दे। इस मशीन को देखकर साइंटिस्ट वॉज इन शॉक और वो स्ट्रेंजर को यहाँ से जाने को बोलता है। स्ट्रेंजर का कहना था ये फ्यूचर बहुत ही खराब है और उसे हर चीज को सेट करना है इन ए प्रॉपर वे। इस स्ट्रेंजर के जाने के बाद हम साइंटिस्ट को सिमिलर मशीन ओपन करते देखते हैं जो कि इसके शेल्फ में रखी थी। यानी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम साइंटिस्ट के पास लिटरली 2 टाइम मशीन थी जो कि डिफरेंट टाइमलाइन से थी। एपिसोड की लास्ट सीन में हम भी एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि एक कमरे में ढेर सारी पिक्स को वॉल पे लगाकर देख रही थी और ये ईयर ना तो 1953 है, ना 1986 और ना ही 2019। मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज 2052। एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 7 और